प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। दोनों ही राज्यों में पीएम आज विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम आज राज्य में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें बिना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की बुनियाद रखना भी शामिल है। बीपीसीएल बिना रिफाइनरी में आधुनिक पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स विकसित कर रहा है। 5 साल की इस परियोजना के अंतर्गत बिना रिफाइनरी की क्षमता बढ़कर 110 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जाएगी। इससे 2,200 किलो टन पेट्रोकेमिकल से अधिक उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री नर्मदापुरम जिले में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र में 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें इंदौर में 2 आईटी पार्क, रतलाम में 1 मेगा औद्योगिक पार्क और पूरे मध्य प्रदेश में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। मध्य प्रदेश के बाद पीएम छत्तीसगढ़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री आज आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत कुल 210 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का भी वितरण करेंगे। इस कार्ड के जरिए मरीजों को इलाज में कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का जरिया नहीं है, बल्कि हर भारतीय के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु भी है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पुणे में आज 3रा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन मनाया जाएगा। हिंदी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज हिंदी भाषा की महिमा बताई और कहा कि हिंदी ने वैश्विक भाषाओं को भी सम्मान दिया है। इस भाषा ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनके मंत्रालय की कोशिश है कि भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से इसे अनुकूल उपयोगी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदी की किसी भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। जल शक्ति मंत्रालय का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग आज से 2 दिन तक जयपुर में बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहा है। इसकी शुरुआत उपराष्ट्रपति करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर, टोंक और अजमेर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति जयपुर में बांध सुरक्षा पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। मुंबई में आज से वित्तीय समावेशन पर 4थी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक शुरू हो रही है। 16 सितंबर तक डिजिटल वित्तीय समावेशन पर इसमें मंथन होगा। वित्तीय समावेशन पर 4थी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत डिजिटल वित्तीय समावेशन और MSME वित्त के क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन एजेंडा पर चल रहे काम पर चर्चा होगी। मुंबई में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने पर एक संगोष्ठी 16 सितंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुंबई में कन्हेरी की गुफाएं भी देखने जाएंगे। वाराणसी में जारी 4थी G20 सतत विकास कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। संसद सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्रालय ने 17 सितंबर को 4:30 बजे राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। संसद का सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होने वाला है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है। पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। विशेष सत्र में संविधान सभा से लेकर आज तक की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान 4 विधेयकों को भी दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र में पेश होने वाले विधेयकों में एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल शामिल हैं। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर पार्टी दफ्तर में पीएम मोदी के विशेष स्वागत की तैयारी की गई थी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री शामिल हुए, जहां एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पीएम मोदी को बधाई दी गई।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की और प्रस्ताव पारित करते हुए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम के तमाम पहलुओं को तय करने में प्रधानमंत्री के विजन को सराहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि G20 सम्मेलन की सफलता प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और सक्षम नेतृत्व को दर्शाती है, जिसे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली के G20 घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति बनाना भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। अब देश दुनिया के अहम मसलों का एजेंडा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत लगातार समावेशी विकास पर जोर देता रहा है और G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ की भागीदारी इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक में तय हुआ है कि गठबंधन की पहली जनसभा भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। विपक्षी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि सहयोगी पार्टियां बातचीत करेंगी और जल्द ही इस पर फैसला लेगी। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी शहीद हो गए हैं। यह मुठभेड़ अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में हुई। अनंतनाग में आतंकी हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इसे पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का यह प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। केंद्र सरकार समाज के निचले स्तर के कामगारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आ रही है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। विश्वकर्मा योजना का मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक लाभ देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी। भारत को स्पेन से पहला C-295 MW परिवहन विमान मिल गया है। इस विमान को औपचारिक रूप से एयरबस द्वारा भारतीय वायुसेना को सौंपा गया। विमान स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक राडार वार्निंग और जैमर से लैस है। स्पेन के सिविल शहर में भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी को C-295 विमान सौंपा गया, जिसके बाद विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी। हिंडन एयरबेस पर 25 सितंबर को C-295 विमान को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। सरकार ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 2 साल पहले 21,935 करोड़ रुपए में 56 विमानों को खरीदने का सौदा किया था। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में 15 सितंबर को 1 दिवसीय वैशाली लोकतंत्र महोत्सव का आयोजन करेगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की धौलाना ग्राम पंचायत में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पंच प्रण संकल्प के साथ कलश यात्रा निकाली गई। हर घर से मिट्टी और चावल एकत्रित किए गए। डीजल और पेट्रोल पर ऊंचे वैट के खिलाफ राजस्थान के पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स की 2 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन है। सरकार ने अगर इनकी नहीं सुनी तो कल से बेमियादी हड़ताल को लेकर फैसला किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार को 1650 करोड़ रुपए के साथ मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अगले 3 साल में 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने सुवेन फार्मास्यूटिकल्स में 9,589 करोड़ रुपए तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। कंपनी इस निवेश का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंशन पर करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार पिछले 9 वर्षों में 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जीवाश्म ईंधन के बढ़ते आयात पर चिंता जताई है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इससे निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा का समाधान खोजना होगा। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक सत्र में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत इस क्षेत्र की अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही दूसरे देशों को निर्यात भी करेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े लोगों से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने और लक्ष्यों को और महत्वाकांक्षी बनाने का आह्वान किया। पीयूष गोयल ने बताया कि एलन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी टेस्ला ने इस साल भारत से करीब 15.76 हजार करोड़ के ऑटो पार्ट्स खरीदने का लक्ष्य रखा है।
वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक 14 से 16 सितंबर तक मुंबई में आयोजित हो रही है। इस बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $92 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने इस वित्त वर्ष के लिए घरेलू इस्पात उद्योग की वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 9 से 10% कर दिया है। विमानन निगरानी संस्था DGCA ने इंडिगो को 11A320 विमानों को लीज पर लेने की अनुमति दे दी है। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए DGCA ने यह फैसला किया है। देश में संगठित क्षेत्र में वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान करीब 5.2 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए हैं। EPFO, NPS और ESIC के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान 4.86 करोड़ लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने NSE के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के टियर 2 बॉन्ड के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। RBI ने एक आदेश में कहा है कि अगर लोन चुका देने के बाद बैंक, NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स को वापस देने में देरी करती है तो उन्हें ग्राहकों को हर्जाना देना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि भारत की अध्यक्षता में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में जारी साझेदारी का ठोस संयुक्त बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के राजनयिक कौशल और निपुणता का प्रमाण है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रेन नियंत्रण प्रणाली से जुड़ी साझेदारी भारत में रेल परिवहन को बदल देगी, नवाचार को बढ़ावा देगी, लागत कम करेगी और ट्रेन नियंत्रण सिग्नलिंग सिस्टम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। सरकारी गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत 26 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे एक पत्र में आम चुनाव के लिए 6 नवंबर की तारीख निर्धारित किए जाने संबंधी प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ आगामी चुनाव में पार्टी के राजनीतिक अभियान का नेतृत्व करने के लिए 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान लौटेंगे। मोरक्को में 8 सितंबर को आए भूकंप के बाद वहां हालात गंभीर बने हुए हैं। मोरक्को के राजा मोहम्मद 6वें ने सहायता भेजने के लिए स्पेन, कतर, UK और संयुक्त अरब अमीरात का धन्यवाद किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो देश शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा अभ्यास करने जा रहे हैं। नाटो देश रूसी सीमा पर करीब 41,000 सैनिक जमा करेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ औपचारिक महाभियोग जांच शुरू करने के समर्थन की घोषणा की है। केविन मैकार्थी ने दावा किया कि बाइडेन ने अपने परिवार के विदेशी व्यापार सौदों के संबंध में दी गई जानकारी में अमेरिकी लोगों से झूठ बोला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग जांच में व्हाइट हाउस ने आरोपों को निराधार बताया है। राष्ट्रपति बाइडेन के प्रेस सचिव कैरन जेन पियरे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के साथ काफी समय बिताया है। उनके पास कोई सबूत नहीं है कि बाइडेन ने कुछ भी गलत किया है। कैरन जेन पियरे ने कहा कि रिपब्लिकन के पास महाभियोग जांच को मंजूरी देने के लिए सदन में समर्थन नहीं था। व्हाइट हाउस ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक पर चिंता जताई है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि उत्तर कोरिया और रूस के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को लेकर अमेरिका चिंतित है। जानकारी के मुताबिक किम और पुतिन के बीच मुलाकात के दौरान सैन्य मुद्दों, यूक्रेन युद्ध और उपग्रह कार्यक्रम के लिए रूस की मदद पर चर्चा हुई है। चिली में सरकार द्वारा हजारों स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सेंटियागो में हजारों की संख्या में श्रमिकों ने सड़कों पर उतरकर चिली सरकार के फैसले का विरोध किया। बर्खास्त किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड महामारी के समय नियुक्त किया गया था। ब्राजील का दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल एक बार फिर से चक्रवात की चपेट में आ गया है। तूफान के कारण 41 लोगों के मारे जाने की खबर है।
ब्राजील के एस्टियो शहर में कई जगह भूस्खलन हुआ और सड़कों पर पानी भर गया है। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार यहां अभी और चक्रवात आ सकते हैं। भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला युगल जोड़ी आज हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्री क्वार्टर मैच खेलेंगी। भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। भारत की तनिषा क्रास्ट और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला युगल प्री क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 16 में भारतीय जोड़ी का सामना जापानी जोड़ी से होगा। हांगकांग ओपन के पुरुष युगल मैच में रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को सिंगापुर की जोड़ी ने हराया। वहीं महिला एकल में भारत की आकर्षि कश्यप हार कर बाहर हो गई। आकर्षि को जर्मनी के ली इवोन ने हराया। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने भारत की G20 की मेजबानी की जमकर प्रशंसा की है। इसके साथ ही साइना ने कहा कि वे अपनी फिटनेस को लेकर भी खुद पर काम कर रही हैं। 17 सितंबर को एशिया कप के फाइनल में भारत के सामने दूसरी टीम कौन सी होगी, इस बात का फैसला श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को होने वाले मुकाबले से होगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने सुपर 4 में 2 मैच खेले हैं, जिसमें दोनों को एक में जीत और एक में हार मिली है। रन रेट के मामले में श्रीलंका पाकिस्तान से ऊपर है। आईसीसी की ताजा जारी बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के 3 बल्लेबाज शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। जनवरी 2019 के बाद ये पहला मौका है जब भारत के 3 बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल हैं। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग हासिल की है। वे मौजूदा सूची में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी 2-2 स्थान का फायदा हुआ है। रोहित शर्मा 8वें स्थान पर हैं। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में अर्धशतक लगाया था। विराट कोहली 9वें स्थान पर हैं। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 122 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली थी। बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट में संन्यास से वापस आने के बाद इतिहास रच दिया है। वह इस फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 124 गेंद में 182 रन की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 9 छक्के शामिल हैं। हालांकि स्टोक्स दोहरा शतक लगाने से चूक गए। मोटर स्पोर्ट्स के प्रशंसकों को मोटोजीपी भारत का बेसब्री से इंतजार है। यह रेस 22 से 24 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की जाएगी। अभिनेता प्रभास की फिल्म सालार द सीज फायर की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है। पहले यह फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में गाला स्क्रीनिंग प्रीमियर के तहत दिखाई जाने वाली पहली भारतीय फीचर फिल्म बनी है। अभिनेता सलमान खान ने फुकरे 3 का गाना फुकरे वे में पुलकित सम्राट के डांस की तारीफ की है। फुकरे 3 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फ्रीडम फाइटर जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय पर आधारित फिल्म बाघा जतीन का हिंदी टीजर लॉन्च हो गया है। देव अधिकारी अभिनीत यह फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपनी अपकमिंग फिल्म तुमसे ना हो पाएगा का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। फिल्म 29 सितंबर को हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की नई फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें विक्की संग मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर भी नजर आएंगी। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर जारी किया जा चुका है। नाना पाटेकर फिल्म में मुख्य चिकित्सा वैज्ञानिक की भूमिका में है। दक्षिण भारतीय निर्देशक उपेंद्र ने अपनी आने वाली फिल्म यूआई की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म में उपेंद्र अभिनय के साथ साथ निर्देशन भी करेंगे। बॉक्स ऑफिस के बाद अब चिरंजीवी की एक्शन एंटरटेनर फिल्म भोला शंकर ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म 15 सितंबर को यानी कल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। जानी मानी अदाकारा शर्मिला टैगोर और अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक नई बंगाली फीचर फिल्म पुरातन में मां बेटी के किरदार में नजर आने वाली है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान निर्मित फिल्म लापता लेडीज अगले साल 5 जनवरी को रिलीज की जाएगी।